टाइटल है डिस्कवरिंग टट द सेगा कंटिन्यूज, और जिसके राइटर हैं AR विलियम्स। ये चैप्टर कक्षा 11 की इंग्लिश की हॉर्नबिल बुक से लिया गया है, और ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। इससे पहले अभी फर्स्ट वीडियो आया है, और इस सेकंड वीडियो को देखने से पहले आप इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो आप देख लें, उसके बाद इसका सेकंड वीडियो आप देखें। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इस चैनल से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। और अब हम इसका सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेकंड वीडियो देखने से पहले आप फर्स्ट वीडियो इसका देखें, क्योंकि सेकंड वीडियो में उससे आगे का चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसका हिंदी अर्थ सहित। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on fascinating details of life and intriguing mysteries of death। आगे कहता है बीच के डिकेड्स में पुरातत्व विज्ञान जो आर्कियोलॉजी है वो बहुत परिवर्तित हो गया है, तथा ध्यान दौलत से हटकर जीवन के रोचक विवरण तथा मृत्यु की जिज्ञासापूर्ण रहस्यमय बातों पर केंद्रित हो गया है। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। ये अधिक जटिल औजारों का प्रयोग करने लगा है, जिसमें चिकित्सीय तकनीक भी शामिल है, मेडिकल टेक्नोलॉजी भी इसमें शामिल है। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery and anatomy, Professor X-rayed the mummy and revealed a startling fact beneath the resin that kicks his chest, his breastbone and front ribs are missing. कार्टर की खोज के जो कार्टर ने इसकी मम्मी की खोज की थी तट की, तो कार्टर की खोज के 40 वर्ष के बाद सन 1968 में शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर ने तट की उसी मम्मी का एक्सरे किया। पहले इसका सीटी स्कैन किया गया था, अब इसका एक्सरे किया एक नए इस वैज्ञानिक ने, जो कि एक शरीर रचना वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर थे। उन्होंने इसका एक्सरे किया उस मम्मी का, तथा एक उन्होंने आश्चर्यचकित कर देने वाला तथ्य का उन्होंने पता लगाया। और पता वो क्या था कि तट की छाती पर कठोरता से जमी जो किशमिशें जो होती, किशमिश जो हम खाते हैं, तो जो किशमिश जो थी के नीचे उसकी छाती की हड्डियां और 2 आगे की पसलियां गायब हैं। मतलब उस एक्सरे में उन्होंने पाया कि उस मम्मी की जो छाती की जो हड्डियां हैं और आगे की जो पसलियां जो है वो गायब हो गई थी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग can be done with computed tomography और CT स्कैन। CT स्कैन की फुल फॉर्म होती है computed tomography, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body। आजकल जो है आजकल का जो डायग्नोस्टिक जो इमेजिंग है वो CT स्कैन द्वारा हो सकता है, जिसके द्वारा सैकड़ों एक्सरे जो हैं वो अनुप्रस्थ काट द्वारा रोटी के टुकड़ों के बराबर की तरह एक साथ रखकर सही 3 डायमेंशनल शरीर की रचना हो सकती है। What more would a CT scan reveal of TUT than the X-ray? एक्सरे से बढ़कर CT स्कैन टट के विषय में क्या बताएगा? And could it answer 2 of the biggest questions still lingering about him? How did he die and how old was he at the time of death? क्या तथा क्या वह जो CT स्कैन है या जो एक्सरे है, क्या वो जवाब दे सकेगा उन 2 बड़े प्रश्नों का जो अभी भी जिन पे अटकलें लगाई जाती हैं? अर्थात 2 प्रश्न वो ये थे कि तट की मृत्यु कैसी हुई थी, ये पहला प्रश्न था, और दूसरा प्रश्न ये था कि मृत्यु के समय उसकी एज कितनी थी। किंग टट्स
demise was a big event even by royal standards. He was the last of his family's line, and his funeral was the death rattle of a dynasty. But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. राजसी परिणाम के द्वारा भी जो राजा टट की मृत्यु जो थी एक बहुत बड़ी घटना थी। राजा टट अपने परिवार का अंतिम सदस्य था, मतलब अंतिम वो उत्तराधिकारी था अपने राज्य का, तथा उसकी मृत्यु राज परिवार की मृत्यु थी। उसकी जो मृत्यु थी वो राज परिवार की मृत्यु थी, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद उसका पूरा जो राज परिवार जो था वो नष्ट हो गया था। लेकिन उसकी मृत्यु कैसे हुई तथा उसका क्या परिणाम निकला, ये अभी भी स्पष्ट नहीं हो सका है, वो ये चीज अभी भी अनक्लियर है। Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty golden age. तट के पिता अथवा दादाजी शक्तिशाली फैरो थे जिन्होंने 18वें डायनेस्टी के सुनहरे युग की चरम सीमा पर लगभग 40 साल तक या 4 दशक तक शासन किया था। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt. उनका एक बेटा था जिसका नाम था अमेनहोटेप फोर्थ, उनका उत्तराधिकारी बना था और प्राचीन मिस्र देश के इतिहास में सबसे विचित्र युग की उसने शुरुआत की थी। इसके बेटे किसने? अमेनहोटेप फोर्थ ने। The new pharaoh promoted the worship of the Aten. The sun disk changed his name to Akhenaten, or servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten, known now as Amarna. नए फेरो ने सूर्य चक्र की पूजा को उन्नत किया और अपना नाम बदलकर अकहेंटन या एटन का सेवक रख लिया, और अपनी उसने धार्मिक राजधानी थीबस के एक पुराने शहर से हटाकर अकहेंटन के एक नए शहर में उसने स्थापित की, जो अब अमरना नाम से जाना जाता है, जिसे अब अमरना कहा जाता है। He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. उसने और क्या किया? उसने एक अपना प्रमुख देवता जिनका नाम अमन था उनके पर आक्रमण करके तथा उसकी मूर्तियां तोड़कर व उसके मंदिर बंद करके अपने देश में घबराहट सी इसने पैदा कर दी थी। It must have been a horrific time, said रे जॉन्स। रे जॉन्स कहते हैं कि ये जो समय था वो एक बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक, बहुत ज़्यादा भयानक समय रहा होगा। डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागोज रिसर्च सेंटर इन लग्जर, द साइट ऑफ एंशिएंट थीब्स, the family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky. अब ये कहते हैं कि वह बड़ा भयानक समय हुआ होगा प्राचीन शहर थीबस के स्थान पर लग्जर में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के जो निदेशक थे रे जॉनसन, वो ये बात कहते हैं जिस परिवार ने शताब्दियों तक शासन किया होगा या शासन किया था वह अब समाप्त हो रहा था, तथा फिर अकेंटन थोड़ा सनकी भी बन गया था। अपनी सनक के कारण ऐसे काम करता था, वो मूर्तियां वगैरह तोड़ता था, मंदिर तोड़ता था, अपने यहाँ के जो भी उसके आराध्य देवक होते थे। आफ्टर Akhenaten's death, a mysterious ruler named Ismenkhkare appeared briefly and exited with hardly a trace. अकहेंटन की मृत्यु के बाद एक रहस्यमय शासक इसमेन
खकरे थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ था, वह बिना कोई निशानी छोड़े ही वो भी लुप्त हो गया था। मतलब ज़्यादा अपना नाम रोशन वो अपने राज्य के दौरान नहीं कर पाया, उसने ऐसा कोई काम ना किया जिससे उसका नाम आगे लोग लेते। एंड देन अ वेरी यंग Tutankhaten took the throne, King Tut as he is widely known today. इसके बाद में क्या हुआ, फिर बहुत छोटे से एक टुटन खटेन ने गद्दी संभाली। वह आज वह टुट के नाम से प्रसिद्ध है। अब आप लोग ये जान गए होंगे, जो टुट जो जो शॉर्ट में नेम है, उसका पूरा नाम था टुटन खटेन। टुटन खटेन जो नाम था वो टुट का अपना पूरा नाम था। जैसे शॉर्ट में आलू नाम बोलते हैं बहुत से अपने, तो इसी प्रकार से टुटन खटेन को शॉर्ट में यहाँ पर इस लेसन में टुट कहा गया है, और टाइटल भी इसका यही है, टुट नाम से ही। तो आप जान गए होंगे टुट कौन था। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टुटन खटेनम। टुटन खटेनम भी इसने नाम चेंज कर लिया टुट से अपना। लिविंग इमेज ऑफ एन लिविंग इमेज ऑफ एमन एंड oversaw a restoration of the old way. He he reignited he reigned for about 9 years and then died unexpectedly. वह बालक राजा से अपना नाम शीख बदलकर टुटान खानुम या अमुन की जीवित मूर्ति रख लिया उसने नाम अपना, तथा पुराने ढंग की पुनः उसने स्थापना की और उसका निरीक्षण किया। मतलब जो काम अभी बिगाड़ा था ऐसे पहले वाले जो राजा थे अमेनहोटेप ने, उसने अब उन चीज़ों को फिर से संभाला, फिर से अपने राज्य का उसने रेस्टोरेशन किया, और इसके साथ साथ उसने लगभग 9 वर्षों तक शासन किया। वह फिर उसकी भी अचानक मृत्यु हो गई। जो तट जो था वो अपने टीन एज में ही ये राजा बना दिया गया था, क्योंकि इसके राजघराने में कोई और था नहीं राजा बन सके, और अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि 19-20 साल की एज में इसकी मृत्यु हो गई थी, टीन एज में इसकी मृत्यु हो गई थी, और उसने 9 साल तक इसने शासन किया था। हालांकि ये बच्चा था, लेकिन फिर भी इसने जो भी इसके साम्राज्य में बिगड़ा था उसकी इसने पुनः स्थापना उन 9 वर्षों में की थी। अब इसके बाद में अगला पैराग्राफ देखेंगे। Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. अब हम बात करते हैं उसकी फेम के बारे में, प्रसिद्धि के बारे में, तथा उसके भाग्य के विषय में बात करते हैं। तो उसकी अटकलों की ओर हम ध्यान दिए बिना टुट को मिस्र की कई ममियों में से एक हम मानते हैं। जैसे मिस्र में परंपरा थी लोगों को मरने के बाद उनकी मम्मी बना दी जाती थी, तो टुट की जो मम्मी थी वो मिस्र में बनी हुई बहुत सी मम्मियों में से एक मम्मी वो थी। आखिर मिस्र में जो थे हाउ मैनी कितनी मम्मियाँ बनी, नो वन नोज, कोई नहीं जानता होगा। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 so far and is still counting. मिस्र का ममी जो प्रोजेक्ट था जिसमें 2003 के अंत में गणना शुरू हुई थी कि कितनी ममी मिस्र में बनी थी, अब तक लगभग 600 की गणना की जा चुकी है। वह गिनती अब भी निरंतर है, मतलब 600 मम्मी की खोज मिस्र में अभी तक की जा सकी है, उन पर शोध किया जा चुका है, लेकिन अभी भी इसकी खोज निरंतर है कि 600 से ज़्यादा भी लोग जो और हैं वो मम्मीफाइड हुए थे, उनकी मम्मी मिस्र में अभी भी आगे भी मिल सकती हैं, लेकिन 600 मम्मी जो हैं वो काउंट की जा चुकी हैं। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाई द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। अगला जो आता है स्टेप आता है वो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी व सीटी मशीन का निर्माता सीमेंस द्वारा जो दान में दी गई थी, इसके बारे में आगे बात आती है। सीमेंस जो मशीन ये थी सीटी स्कैन, इससे उसका स्कैन किया जाता था उससे मम्मी का। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैंड। किंग टट की जो मम्मी थी वो पहली मम्मी थी जिसका सबसे पहले उस सीटी स्कैन के स्कैनर से उसको स्कैन किया गया था। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रेगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। अपने जीवन
की तरह मृत्यु में भी वह अपने देशवासियों से राजसी ढंग से आगे बढ़ा। मतलब इसने जो अपना नाम था मरने से पहले भी नाम कमाया, मरने के बाद भी जब इसकी मम्मी जो आइडेंटिफाई की गई तब भी इसका नाम जो था वो लिया गया। A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section. एक सीटी मशीन ने मम्मी के सिर से पंजे तक अवलोकन किया व एक्सरे के क्रॉस भाग में 1700 डिजिटल इमेज उसने बनाए। Tuts had scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures, takes an airy detail in the resulting image. तट के सिर का अवलोकन 0.62 मिलीमीटर के टुकड़ों में किया ताकि उसकी जटिल संरचना को बड़ी आसानी से समझा जा सके। उसकी जटिल संरचना को बड़ा भी किया जा सके। व इसके परिणाम स्वरूप चित्र में उसका अलौकिक विवरण था। With Tutt's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine so protected for so long. तट के पूरे शरीर का इस प्रकार चित्र तैयार करने के बाद रेडियोलॉजी और फोरेंसिक और शरीर रचना के विशेषज्ञों ने एक दल ने उन सभी रहस्यों, उन सभी सीक्रेट्स की जांच पड़ताल करनी प्रारंभ कर दी जिनकी रक्षा सुनहरे मकबरे की पंखों वाली देवियां अभी तक कर रही थीं। The night of the scan, workmen carried Tut from tomb in his box. स्कैन वाली रात श्रमिक जो लोग जो थे, वर्कमैन जो लोग जो थे, तट को एक संदूक में मकबरे से उठाकर लाए थे। Like pallbearers, they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. वे जो थे लोग जो लाए थे, जो मजदूर लोग, वे अर्थी उठाने वालों की तरह एक ढलान पर व फिर सीढ़ियों पर चढ़कर बाहर भंवरों में उड़ते हुए रेत में आए, फिर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा उस ट्रेलर में गए जिसमें स्कैनर रखा हुआ था। वहां पर वो तट की उस बॉडी को लेके वहां पे गए, उस मम्मी को लेके वहां वो गए। 20 minutes later, 20 मिनट के बाद, two men emerged, sprinted for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans. The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan. Curse of the Pharaoh, choked the guard nervously. 20 मिनट के बाद दो आदमी बाहर आए, बाद दौड़कर पास के ऑफिस में वे गए और दो प्लास्टिक के पंखे लेकर वो रिटर्न हुए। $10 मिलियन वाला स्कैनर जो था, सीटी स्कैनर, वो बंद हो गया था। उसका स्कैन करते करते, तट की बॉडी का स्कैन करते करते वो स्कैनर बंद हो गया था, क्योंकि उसे ठंडा करने वाले जो उसमें जो पंखे लगे हुए थे, उन पंखों में रेत भर गया था। अब क्या हुआ, जब रेत भर गया तो एक रक्षक ने, जो लोग वहां पे जो थे, वर्कर लोग थे, उनमें से एक ने एक बड़ा जोक मारते हुए, ये बड़ी हंसी में उसने कहा कि अरे अरे, ये तो भैया फैरो का शाप है, ये तो फैरो का अभिशाप है, इस फैरो के अभिशाप से ये स्कैनर भी खराब हो गया। तो उसने ये बात जोक मारते हुए कही। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द procedures. After checking that no data had been lost, the technicians turned Tut over to the workmen who carried him back to his tomb. अंत में बदले के कार्य करने वाले पंखों ने काम अपना पूरा होने तक सही काम किया।
ये जांचने के बाद कि कोई भी इंफॉर्मेशन गुम नहीं हुई थी, उन शिल्पियों ने, उन आर्किटेक्ट लोगों ने टुट को श्रमिकों को सौंप दिया। वे उसे वापस उस मकबरे में ले गए और टुट को वहां मकबरे में वो रखे आए। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priests had laid him so long ago. अपने ताबूत से बाहर ले जाए जाने के 3 घंटे बाद फैरो, वो तट जो था, वो उसी स्थान पर आराम करने के लिए चला गया जहां दफन करने वाले पुजारी ने उसे बहुत पहले, मतलब बहुत शताब्दियों पहले लिटाया था। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. ट्रेलर में वापस आकर एक टेक्नीशियन ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर टुट के कई सरप्राइजिंग करने वाले चित्र लिए। A grey head took shape from a scattering of pixels and the technician spun and titled in it in every direction. पिक्सल बिखरने से एक धौला सा शेर प्रकट हुआ। वह शिल्पी, उस टेक्नीशियन ने उसे प्रत्येक दिशा में घुमाया और उसे टेढ़ा किया उसको चेक करने के लिए। नेक बल्टर्ब्ड appeared as clearly as in an anatomy class. Other images revealed a hand, several views of the ribbed cakes, and a transection of the skull. गर्दन उसकी कशीर का जो थी, शरीर रचना वर्ग में स्पष्ट रूप से उसकी दिखाई दी। अन्य चित्रों में हाथ उसके दिखाई दिए, उसकी पसली पिंजर दिखाई दिया और उसकी खोपड़ी की कटिंग भी उसमें दिखाई दी। अब इसके बाद में बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन अब जो प्रेशर था उस टेक्नीशियन पे वो अब ऑफ हो चुका था, समाप्त हो चुका था। सिटिंग बैक टू हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए, जाही हवास, जो कि नाम पहले बताया था हमने, जो टेक्नीशियन थे, इन जाही हवास स्माइल्ड, मुस्कुराए, विजिबली रिवील्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। और उन्होंने कहा कि अब दिखाई मुझे देता है कि अब मुझे चैन पड़ा कि क्योंकि अब कोई गंभीर गड़बड़ी इसमें नहीं हुई है। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, नॉट फॉर अ सेकेंड। और उसने कहा, जाई हवास ने कहा कि पिछले रात मैं एक भी सेकंड के लिए नहीं सो पाया था। ही सेड, उसने, जाई हवास ने कहा कि आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत चिंतित था, बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब मैं समझता हूँ मैंने इसका समाधान निकाल लिया है। इस तट के ममी में ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है, इसकी बॉडी में ऐसा कुछ गड़बड़ चीज़ नहीं है। तो अब चिंता मेरी दूर हो चुकी है, मैं आराम से जाऊंगा, आराम से आज सोऊंगा। और ये आपका लास्ट पैराग्राफ आ गया इस लेसन का। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. जब हम ट्रेलर से धातु की सीढ़ियों से उतरकर रेतीले मैदान में आए, तब हवा जो थी वो चलना बंद हो गई थी। The wind had stopped. The winter air lay cold and still like death itself in this valley of the departed. तथा मृतकों की वादी में सर्दी की हवा ठंडी और शांत थी। मृतकों की वादी मतलब कब्रिस्तान जो भी हो। मृत्यु के समान तट के मकबरे में प्रवेश द्वार पर तारामंडल ओरियन खड़ा था। द कंस्टेलेशन दैट द एंशियंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल्स ऑफ ओसिरिस, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। और ओसिरिस जो अगले जीवन का देवता कहा गया है मिस्रवासियों के अनुसार, तो ओसिरिस जो था वो उस बालक राजा पर निगरानी रखे हुआ था। तट के उस बॉडी पर, उस मकबरे में निगरानी रखा हुआ था। और यहीं पर इसी के साथ ये लेसन आपका फिनिश हो जाता है। और यदि आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको चैनल से जुड़ी हुई सारी जानकारी प्राप्त होती रहे और उससे आप अपना ज्ञान वर्धन कर सकें।
इसी के साथ आपने इस पूरी वीडियो को देखा।